अनामिका, मैंने तो यहाँ आकर जैसे जीने की आस ही छोड़ दी थी। यहाँ सब कुछ सामान्य है, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन फिर भी जाने क्यों सब कुछ असामान्य सा लगता है। जिन पलों से होकर मैं गुजरा हूँ, उसे याद कर हर पल एक नई कहानी गढ़े जाने का भय सा लगता है। तुम ही बताओ अनामिका, यहाँ सच क्या है? समझ ही नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा लगता है, क्या कोई मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? ये हकीकत है या कोई झूठ? कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा अनामिका? अनामिका, तुम मेरी अनामिका ही हो ना, या तुम्हारा भी कोई और नाम और अलग ही पहचान है? कहते हुए अतुल अनामिका के पास आ खड़ा हुआ और उसका हाथ अपने सिर पर रख कहने लगा, अनामिका, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं है। बचपन में ही माँ बाप छोड़कर चले गए, तब से आज तक सिर्फ तुम्हारी ही आस लिए जी रहा हूँ। इसलिए कम से कम तुमसे तो सच्चाई की उम्मीद कर सकता हूँ। सच कहना अनामिका, कहीं तुम भी तो इस समूह का कोई हिस्सा तो नहीं? सच सच बताओ अनामिका। बड़ी व्यग्रता से अतुल कुमार अनामिका के पास अपने सवालों को बार बार दोहरा रहा था। अनामिका अतुल को इस हाल में देख द्रवित हो उठी और नम आंखों से अनामिका ने अतुल को गले लगा लिया। उस समय अनामिका प्रेमिका कम मातृ प्रेम से भरी हुई किसी नारी का रूप थी। फूट फूट कर अतुल ने अपना सारा दर्द अनामिका की बाहों में उड़ेल दिया। तब अनामिका ने स्थिति को संभालते हुए अतुल के कान में धीरे से कहा, अतुल, मेरी एक ही सच्चाई है और वह है तुम्हारी जीवन संगिनी होने की आस लिए तुम्हारी प्रेयसी अनामिका। कहते हुए अनामिका ने अतुल के कान को काट लिया। पूर्ण प्रफुल्लित हो अतुल अनामिका के पास जा बैठा और सारा वृतांत सुना रहा था। वही अनामिका अतुल की बात को बड़ी गौर से सुन रही थी। इसलिए नहीं कि वह जानती नहीं, अपितु इसलिए कि अतुल का सारा दर्द और भड़ास निकल गया। अनामिका बार बार अतुल के पक्ष में बात करती हुई अतुल को प्रोत्साहित कर रही थी कि वह अपनी संपूर्ण बातें सविस्तार रखें, और हुआ भी यही। चंद मिनटों में अतुल पूर्ण रूपेण निशब्द हो गया और अचानक अनामिका से पूछने लगा, लेकिन अनामिका, तुम यहाँ कैसे? यहाँ तक तो कोई साधारण मनुष्य पहुँच ही नहीं सकता, फिर तुम यहाँ कैसे आए? मैं लाए अनामिका को यहाँ, कहते हुए वंदिता ताई दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आई। अतुल, ये ना सोचो कि तुम गुनहगार हो, मैं फिर भी तुम्हें एहसास करा देना चाहती हूँ कि तुम वास्तव में देश की सुरक्षा के लिए किसी सैनिक से कम नहीं हो। तुमने देश की उस समस्या को हल करने में हमारा सहयोग किया, जिसका अनुभव तुम्हें खुद नहीं होगा। बस एक काम और करना जिसमें तुम दोनों की ही भलाई है। अनामिका और अतुल, मैं तुम दोनों के बारे में सब जानती हूँ। ना ही अतुल का कोई रिश्तेदार है और ना ही अनामिका तुम्हारी कोई जिम्मेदारियाँ। हम तुम दोनों को एक नई दुनिया में भेज रहे हैं, सरकारी नौकरी के साथ। बस बात इतनी है कि जब तक मामला पूरी तरह से हल ना हो जाए, तुम कैंपस से बाहर नहीं जा पाओगे, और ऐसा नहीं कि जहां भेज रहे हो वहां सुख सुविधाएं नहीं होगी। अतुल, वहां सब कुछ है, बस इस बात का ख्याल रखना कि उस परिसर से बाहर निकलने का प्रयास बिना अनुमति के मत करना। तुम दोनों का जीवन सुखमय हो, मैं यही कामना करती हूँ। मतलब क्या कहना चाहती हो आप? पहले अपना सही परिचय तो दे दो, भला कैसे विश्वास कर लूँ मैं, कहते हुए अतुल छिपे हुए क्रोध के साथ कहने लगा। तब अतुल को समझाते हुए अनामिका ने कहा, अतुल, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती है और सभी कहीं ना कहीं अपने अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। फिर तुम ही तो कहते थे जासूसों का जीवन सामान्य नहीं होता, फिर भला ये अपना परिचय कैसे दे सकती है? और सही भी तो है, इनका सही परिचय तो ये खुद भूल चुकी है। इतनी दफ़ा यदि कोई अपनी पहचान बदलेगा तो भला क्या खुद का कोई अस्तित्व शेष बचेगा? रहने दो, शायद कभी ना कभी तो इनको ऐसा लगे और यह अपनी पहचान स्वयं तुम्हें बता दे। अनामिका के शब्दों में कहीं ना कहीं ये तो साफ झलक रहा था कि वह वंदिता ताई के किसी ऐसे रहस्य को जानती है जिसकी जानकारी अतुल को नहीं, और उसकी बातों से साफ साफ झलक रहा था कि उसने यह बात अतुल से नहीं वरन वंदिता ताई से कही। लेकिन वह क्या सच होगा, और किस कारण से अनामिका ये छिपा रही है, ये तो सिर्फ वही जानती है। अनामिका की बातें सुनते ही वंदिता ताई अतुल के सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, अतुल, बेशक हमारी मुलाकात एक अलग तरीके से हुई, लेकिन मेरा वात्सल्य तुम्हारे लिए किसी बेटे से कम नहीं। यकीन मानो, समय रहते तुम्हें सच्चाई का पता जरूर लग जाएगा, वह मैं भी जानता हूँ। भले ही आपसे मुलाकात चंद रही हो और परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, मैंने आपकी आंखों में मेरे लिए वही भावना देखी है, लेकिन क्यों नहीं आप मुझे आपका रियल परिचय देती? आपने खुद मुझे इस परिस्थिति में नहीं डाला, ये बात मैं भली भांति जानता हूँ। आपने तो यहाँ तक कि डॉक्टर शेशांक के घर में पहली मुलाकात में ही मुझसे पूछा था कि मैं वहाँ कैसे। और अचानक अतुल अपने सिर पर हाथ रखते हुए, लेकिन फिर भी एक बात बताए, मैंने अपना परिचय तो दिया नहीं था और आपने मुझे अतुल कहकर पुकारा, कैसे नाम जानते थे आप मेरा? और आपने मुझसे कई दफ़ा ऐसे सवाल किए जैसे कोई घर का सदस्य दूर रहकर अपने घर आने वाले किसी अपनों से करता है। सच बताओ, कौन हो आप? मैं और ज़्यादा अब ना संभाल पाऊंगा, सच कहिए। इस बात पर वंदिता ताई चुप थी और शायद कुछ कह पाती। उसके पहले अनामिका ने धीरे से कहा, अतुल, बुआ है वह तुम्हारी? बुआ? बुआ कैसे अनामिका, अब तुम भी मेरी तो कोई रिश्तेदार तो नहीं?
कहते हुए अतुल उन दोनों की ओर देखने लगा। नहीं अतुल, वंदिता ताई तुम्हारी इकलौती बुआ है, जिन्होंने एक समय अपने प्रेम की खातिर तुम्हारे पिता का घर छोड़ शहर आ गई थी। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चला कि वह जिनके कहने से यहाँ आई थी, वह तो खुद ही लापता थे। ये बहुत कुछ उनके बारे में जानते भी ना थे। एक मुलाकात थी शायद उनकी, और इतना बड़ा फैसला कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद वह बिना सोचे समझे घर छोड़कर आ गई। लेकिन हमारे समाज में एक बार दहलीज पार कर आने वाली लड़कियों के लिए घर में कोई जगह नहीं होती, इसलिए उन्होंने लौटने से ज़्यादा अच्छा फौज में भर्ती होना उचित समझा और सफलतापूर्वक एक बड़े पद को प्राप्त कर जब पलटकर यह अपने गांव जाना चाहती थी, तब पता चला कि तुम्हारा परिवार यहाँ शहर में आ चुका है। वंदिता ताई शहर लौटी ही थी कि तुम्हारा पता लगा कि इस दौरान एक एक्सीडेंट में तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई, और इसी एक्सीडेंट में मेरी माँ भी चल बसी। तुम्हें याद है वह गुमनाम रिश्तेदार जिन्होंने हमें बड़े होने तक पैसा भेज और स्कूल में दाखिला दे लिखाया पढ़ाया और इस लायक बनाया? वह कोई और नहीं, यह वंदिता ताई है, जो आज तक अपना वास्तविक परिचय शायद किसी खास कारण से हमें दे ना सकी। हाँ अतुल, अनामिका बिल्कुल सही कह रही है। जब बचपन में हमारे माँ पिताजी, तुम्हारे दादा दादी हमें छोड़कर चले गए थे, तभी से मैं तुम्हारे पिताजी के साथ ही में रहा करती थी। तब तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं अगला जन्म किसके साथ बिताना चाहूँ, तो मैं यही कहूँगा कि अगले जन्म में मेरी प्यारी वंदू, जो कि मेरी बहन है, वो मेरी बेटी के रूप में मुझे मिले। कहते हुए ज्ञानेंद्र जी भाव विभोर हो बड़े प्यार से अपनी पत्नी ममता को कहकर सुना रहे थे। ममता ने कटाक्ष करते हुए कहा, थोड़ी सेवा मैंने भी की है, मेरा भी नाम ले लेते। क्या सिर्फ बहन के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता? मैं पराए घर से अपना सब कुछ छोड़ एक माँ की तरह उसे प्यार देती हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्यार वंदू के लिए नजर नहीं आता? सिर्फ अपने ही प्यार की व्याख्या करते हो हमेशा। इस बात पर ज्ञानेंद्र जी ने फक्र के साथ कहा, वाकई बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में। माता पिता के गुजर जाने के बाद कई बार लोगों ने मुझसे शादी के विषय में कहा, लेकिन मेरी हिम्मत काम नहीं की। सिर्फ यही सोचकर कि पत्नी ना जाने कैसा बर्ताव मेरी बहन के साथ करेगी, और फिर जमाने को देखकर दिल टूट जाता है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद ममता वाकई मैं इनकार ना कर सका। बिल्कुल अपने नाम की तरह खूबसूरती है तुम्हारे भीतर। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिला, और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हर जन्म तुम्हारा ही साथ मुझे मिले। हाँ, रहने दो, इसी कारण तो हमेशा वंदू ही नजर आती है। बड़ी हो गई है, अब वंदू की विदाई के बारे में सोचो तो पुण्य मिलेगा। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि जवान बेटी को उसकी भावनाओं को मार घर में रखना किसी पाप से कम नहीं। इसलिए मेरे विशाल हृदय वाले राजा, कृपया आप अपनी राजदुलारी की विदाई के विषय में सोचिए। मैंने 2-3 जगह बात चलाई है और परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बस परेशानी यह है कि दहेज का लोभ लोगों के दिल दिमाग से नहीं हटता। फिर भी मैंने अब तक अपने गहनों के साथ साथ वंदू के लिए और भी गहने बना रखे, लेकिन ना जाने समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। अब गहनों के अलावा घर की जरूरत का भी हर सामान भी मांगते हैं, और एक ने तो हद ही कर दी, उसे वह कौन सी बुलेट वाली गाड़ी बोलते हैं वह चाहिए, इसलिए हमने साफ मना कर दिया। पिताजी ने आपको कल बुलावा भेजा है, मैं बताने ही वाली थी, जाकर मिल आओ, शायद इसी विषय में कुछ बात करनी होगी। अरे मुझे तो पहले बताना था ना, मैं कुछ लेकर आता। आखिर उस घर में मेरी भी एक छोटी साली है, भला मैं क्या खाली हाथ जाऊंगा। चलो तुम अच्छी सी मिठाई बनाओ, मैं बाजार होकर आता हूँ। कहते हुए वह बाजार की ओर निकल गए। तड़के सुबह अपने ख्यालों में खोए हुए ज्ञानेंद्र जी अपने ससुराल पहुंच गए। बड़ी आवभगत के बाद उन्हें मुख्य मुद्दे की बात बताई गई, और तय हुआ कि कल सुबह वह लड़के के साथ वंदिता को देखने जाएंगे। लड़के वालों की इतने जल्दी आने की खबर सुन वे हड़बड़ाकर वापस लौट आए। इतनी जल्दबाजी में एक गांव से दूसरे गांव के आने जाने में उनकी हालत खराब हो गई और तेज बुखार चढ़ आया। फिर भी उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ साथ सज्जा और आदर सत्कार पर ध्यान दिया। लेकिन लाख पतन के बाद दहेज की इतनी ही रकम सुन और लड़के के माता पिता का लालची व्यवहार देख उनका मन ना बना। इसी बात को लेकर पहली दफा ममता और ज्ञानेंद्र जी में थोड़ी नोकझोंक भी हो गई कि एक ना एक दिन तो इतना देना ही होगा। फिर पिताजी ने इतनी मेहनत करके एक रिश्ता ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से उनका ही ख्याल रख लेते, आपने स्पष्ट मना कर दिया। भला कौन ऐसे में अपने लिए मेहनत करेगा। कहते हुए ममता ने ज्ञानेंद्र जी को थोड़ी तेज आवाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर ज्ञानेंद्र जी जो भारी चिंता में थे, पलटवार के साथ कह गए, कोई बात नहीं, मैं ही ढूंढ लूंगा, अब किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बात थोड़ी तनातनी तक पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से पड़ोस वाली चाची ने आकर बात को संभाला, और फिर संध्या होते होते दोनों में सुलह हो गई। अपने भैया भाभी को झगड़ते हुए देख और पहले से ही अपने माता पिता को खो चुकी वंदिता बर्दाश्त न कर पाए और नम आंखों से उस दिन कॉलेज पहुंची, जहां एक सेमिनार था दहेज प्रथा के खिलाफ। तब तो क्या था, वंदिता ने अपना सारा गुस्सा स्टेज पर उतार दिया और प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। इनाम देने वाले एक नवयुवक जो शहर से आए थे,
वंदिता को चुटकी लेते हुए कहा कि काश कोई इतना ही समझदार हमारा जीवन साथी होता। अक्सर गांव में शहरी जीवन के साथ सम्मान पाने की चाहत रखने वाली लड़कियों के लिए इतना सुन लेना किसी उमंग से कम नहीं था, और चाहते हुए भी वंदिता का आकर्षण अखिलेश कुमार की ओर आकर्षित हो गया। वे उनके प्रिंसिपल के यहाँ चंद दिनों की मेहमान बनकर आए थे और किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में प्रतियोगिता आयोजित करवाना उनका उद्देश्य था। वंदिता इस हकीकत से अनजान थी और अगली सुबह कॉलेज जाते समय दूसरी मुलाकात में वंदिता को पूर्ण विश्वास में घेर लिया। वंदिता उस मनचले अखिलेश की बात को नकार ना पाए और वादा कर बैठी कि वह जल्द आकर उनसे शहर में मिलेगी, और इस बात को लेकर बहुत खुश भी थी। लेकिन तुरंत लौट उन्हें उसके भैया भाभी को मनाना होगा, क्योंकि वह उनके बिना भी नहीं रह सकती, क्योंकि भैया ने भाभी ने उन्हें एक बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। वंदिता को प्रेम विवाह पर इतना विश्वास इसलिए हो गया था क्योंकि उनके ही रिश्तेदार में कुछ प्रेम विवाह सफल हुए थे, और फिर भैया भाभी की नोकझोंक लड़के वालों की बढ़ चढ़कर दहेज की मांग ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वंदिता भी दहेज के खिलाफ थी और वंदिता के मन में ये भी था कि प्रेम विवाह में दहेज तो देना भी नहीं होता है। यही सोचते हुए वंदिता जब शाम को घर लौटी तब अनजाने में ही ममता के मुंह से ज्ञानेंद्र जी को ये कहते हुए सुन लिया कि यदि अपना धर्म निभाते हुए आधा खेत भी बेचना पड़े तो पीछे मत हटना। मैं रूखी सूखी खाकर जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन ये दाग लेकर नहीं जी पाऊंगी कि यदि माँ बाप जिंदा होते तो क्या वे इतना विचार करते। मात्र 4 एकड़ खेती में भी बड़ी मुश्किल से जिस भाई ने उसे कॉलेज तक पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया, वह यदि 2 एकड़ खेती बेच दे तो उसके परिवार का क्या होगा। ये सोच अगली सुबह वंदिता शहर जाने वाली बस से कॉलेज के पास ना उतरकर सीधे शहर पहुंच गई। जहां जाकर उसने अखिलेश को फोन किया तो बड़े रूखे आवाज में जवाब आया कि यदि मैं हर सेमिनार की लड़की से शादी करने लगूं तो ना जाने कितनी पटरानियां हो जाएगी, और इतना कहते हुए अखिलेश ने जो फोन रखा तो दोबारा कितनी ही रिंग पर फोन नहीं उठाया। वंदिता तन की थकावट के साथ मन की हारी आंखों में आंसू लिए बस स्टॉप की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे फौज की भर्ती का टेस्ट देते लड़कियां नजर आई। वह बिना कुछ सोचे समझे मैदान की ओर मुड़ गई। सफलता के बाद फौज की ज्वाइनिंग का लेटर वह अगली सुबह घर तो पहुंची, लेकिन गांव वालों के बढ़ा चढ़ाकर किस्से सुनाए जाने और रात भर घर से गायब रहने के कारण ज्ञानेंद्र जी विक्षिप्त हो उठे थे और गुस्से में उन्होंने वंदिता को उल्टे पांव लौटा दिया। वंदिता मजबूर होकर लौट आए और तब से फिर गांव पलटकर नहीं गई। एक बार शुरू में भाई आए थे, लेकिन जब विवाह का प्रस्ताव उन्होंने रखा था वंदिता ने साफ इनकार कर दिया, बस यही सोच कि भाई 2 एकड़ खेती में क्या कर लेगा। जिसे ज्ञानेंद्र जी ने लोगों की उस बात को सत्य मान कि वंदिता का चक्कर किसी शहरी लड़के से है और देख लेना वह लौटकर नहीं आएगी, वह तुम्हारे कहने से शादी नहीं करेगी। इसी विचार से उन्होंने उसे वही भरे ग्राउंड में ये कहकर ठुकरा दिया कि आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म हुआ, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना और लौट आए अपने गांव। लेकिन कब तक वे गांव वालों के तानों का सामना करते। अपनी सारी जमीन जायदाद बेच वे यहाँ अपने मित्र के पास शहर आ गए, जहां अतुल कुमार का जन्म हुआ था, और कुछ दिनों पश्चात उनका मित्र भी चल बसा। उस समय उनके मित्र की पत्नी गर्भवती थी, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली और तब एक प्यारी कन्या के ने जन्म लिया, अनामिका। बड़े प्यार से दोनों परिवार रहा करते थे। एक दिन अनामिका की मां को किसी पुश्तैनी मकान की रजिस्ट्री के लिए दूसरे शहर जाना था और शाम तक लौट भी आना था, इसलिए वो ममता और ज्ञानेंद्र को साथ लेकर चली गई। लेकिन दुर्भाग्य ट्रेन हादसे में एक साथ तीनों ही देवलोक सिधार गए। सिर्फ अनामिका और अतुल के पास कोई बचे तो अनामिका के बूढ़े दादा दादी, और उन्होंने ही उन दोनों का लालन पालन किया बिना किसी भेदभाव के। आर्थिक तौर पर कोई अनजान शख्स अब तक उनकी मदद करता रहा। आखिर वह कौन था, उनके विषय में आज तक दादा दादी ने दोनों को नहीं पता चलने दिया। अनामिका के दादी दादी वंदिता ताई के बारे में सब कुछ जानते थे, क्योंकि एक बार वंदिता ताई उनसे शहर में मिली थी। तभी उन्होंने अनामिका के दादा दादी को पहचान लिया था और वह उनसे बात करने भी गई थी। तभी अनामिका के दादा दादी ने अतुल के माता पिता और अनामिका की मां के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। ये सुनकर वंदिता पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन तब अतुल और अनामिका बहुत छोटे थे। तभी वंदिता ने अनामिका के दादा दादी से कहा कि उन दोनों बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। लेकिन जब अतुल कुमार के जेल जाने के बाद अनामिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करें और किसकी मदद ले। तभी अनामिका ने अपने दादा दादी के कहने पर वंदिता ताई की मदद ली। जब अनामिका ने मदद मांगी तब वह चेहरा वर्षों बाद उभर कर वंदिता ताई के रूप में सामने आया, जिसमें वंदिता ताई ने सख्त तौर पर कहा कि एक खुफिया विभाग में काम करने वाले का जीवन इतना सामान्य नहीं होता। कई दफ़ा दुश्मन के द्वारा उनके खेमे में अपने ही किसी को नज़रों के सामने मार दिए जाने पर भी आंसू ना झलके इतना कठोर दिल होना पड़ता है एक जासूस का। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक जासूस को खुद को अपनी जान गंवाना होता है। एक जासूस होना भी कोई साधारण बात नहीं है, बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अनामिका, तुम तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी ना, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी ना। जब से मैंने होश संभाला है मैंने अपना हर सुख दुख तुमसे ही शेयर किया है।
अनामिका मुस्कुराते हुए अतुल से कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ अतुल, तुमने तुम्हारे माता पिता को खोया और उसी बीच उस ट्रेन हादसे में मैंने भी अपनी माँ को खो दिया। तब से ही दादा दादी ने हमें पाला पोसा और साथ ही साथ अच्छी शिक्षा भी दी। आज वंदिता ताई ने बताया कि उन्होंने ही हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। हाँ, कभी वह हमसे मिली नहीं और ना उनकी पहचान हमें मालूम थी, लेकिन अगर वंदिता ताई हमारी आर्थिक मदद करके अगर हमें पढ़ाती लिखाती नहीं तो शायद आज हम यहाँ होते भी नहीं। सही कहा अनामिका तुमने, आखिर वंदिता ताई मेरी बुआ है, ये सोचकर बहुत खुशी हुई अनामिका कि मेरा कोई है। यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हुए अतुल की आंखों से आंसू बहने लगे। तब अनामिका ने अतुल को शांत कराया। अच्छा अनामिका, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से तुमसे यह बात कहने के लिए सोच रहा था, लेकिन समय ही ना मिला और मन में सोच भी रहा था कि तुमसे कैसे कहूँ। अतुल, तुम्हें अनामिका से कहने के लिए इतना सोचना पड़ता है। कहते हुए अनामिका बोली, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, फिर मुझसे कहने में कैसा हिचकिचाना अतुल। और फिर तो हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हमने पढ़ाई अलग अलग कॉलेज में रहकर की, लेकिन जब भी छुट्टियों में घर आते थे तो हम दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। अनामिका, आज मैं अपने मन की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। हाँ अतुल, तुम जो भी बात कहना चाहते हो बेझिझक होकर कहो। अनामिका, दादा दादी ने हमें बताया था कि तुम्हारे जन्म के बाद ही मेरे माता पिता ने तुम्हारी माँ से कह दिया था कि अनामिका ही हमारे घर की बहू बनेगी, क्या तुम्हें याद है? तब अनामिका ने शर्माते हुए कहा, हाँ अतुल, मुझे याद है, दादा दादी हमेशा ही यह बात कहते थे। अनामिका, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई लड़का तो नहीं? अनामिका ने थोड़ा चिढ़कर और धीमे स्वर में अतुल से कहा। अतुल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा है और मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। थैंक यू अनामिका। कहते हुए अतुल ने अनामिका से कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अनामिका ने अतुल से कहा कि अगर यही प्रश्न मैं तुमसे करूं अतुल, तब तुम क्या बोलोगे? क्या तुम्हारे जीवन में कोई लड़की है? अतुल ने तपाक से अनामिका के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि नहीं अनामिका, मैं भी सिर्फ बचपन से तुमसे ही प्यार करता हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने प्यार का इजहार खुलकर नहीं किया। लेकिन आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। अनामिका ने अतुल को छेड़ते हुए कहा, अच्छा क्या कहना चाहते हो? कहो अपने दिल की बात, हम भी तो सुने। तभी अतुल अनामिका से कहता है कि अनामिका, जब हम बचपन में छुट्टियों में घर आते थे और फिर वापस छुट्टी खत्म होने पर अपने अपने कॉलेज जाते थे, तो पता नहीं तुमसे दूर जाते समय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मैं तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता। उसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, इसलिए इतने खत तुम्हें लिखा करता था। तुम भी बखूबी मेरे सारे खतों का जवाब भेजा करती थी। आज भी मैंने तुम्हारे सारे खत को संभाल कर रखे हुए हैं। कभी जब तन्हाई में होता हूँ तो उन खतों को खोलकर पढ़ने से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती और मुझे तुम्हारे होने का एहसास आसपास नजर आता था। अनामिका ने यह बात सुनकर अतुल से कहा कि अतुल, ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था। अतुल जाकर अनामिका को जोर से गले लगाता है और अनामिका भी अतुल से जोर से पकड़ लेती जाती है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से ऐसे ही गले लगे रहते हैं। कुछ समय बाद अतुल अचानक अपने घुटनों पर बैठकर अनामिका को प्रपोज करते हुए कहता है, अनामिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनामिका शर्माते हुए कहती हैं कि हाँ अतुल, बिल्कुल मैं तुमसे शादी करूंगी। ओह अतुल, आई लव यू। कहते हुए अनामिका फिर एक बार अतुल को जोर से पकड़ते हुए गले लग गईं। आज तुमने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, जिसका मुझे कब से इंतजार था अतुल, इस दिन का। अतुल ने अनामिका को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे घुमाने लगा और जोर जोर से आई लव यू अनामिका, आई लव यू अनामिका कहते हुए अतुल ने अनामिका के गालों पर किस कर दिया। अनामिका के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियों में हरकत करते हुए उसके हाथों पर किस करते हुए अनामिका को पीछे से जोर से जकड़कर अतुल कहने लगा, अनामिका, आज तुमने मुझे दुनिया की वो सारी खुशियां दे दी जिसका इंतजार मुझे कब से था। हाँ अतुल, और तुमने भी मुझे। कहते हुए अतुल और अनामिका दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। अनामिका, आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो इसी खुशी को हम लोग कहीं चलकर एंजॉय करते हैं। अनामिका ने कहा, हाँ चलो, वैसे भी हम लोग बहुत दिनों से कहीं साथ घूमने भी नहीं गए और आज तुमने मुझे प्रपोज किया है, इसकी हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। रास्ते में अतुल एक शॉप से अनामिका के लिए गिफ्ट खरीदता है। दोनों अपने प्रपोजल का केक कटिंग करते हैं। अतुल अनामिका को गिफ्ट देते हुए कहता है कि पहली बार किसी लड़की के लिए गिफ्ट खरीदा हूँ, क्या पता तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। अतुल, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं अनामिका, उस समय मैं कुछ दे नहीं पाया, लेकिन शॉप से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। जैसे ही अनामिका उसको खोलती है, उसमें बहुत प्यारा सा टेडी बियर और रोज होते हैं, जिसे देखकर अनामिका बहुत ज़्यादा खुश होती है। अनामिका, हम लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं और जासूसी दुनिया में जी रहे हैं, जिसकी खबर हम किसी को बता भी नहीं सकते। कहते हुए अतुल अनामिका की ओर देखने लगा।
अनामिका, शादी करना अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ अतुल, अभी हम शादी तो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा अपने जासूसी दुनिया और अपने रिसर्च वर्क को पहले पूरा कर ले। अपने अपने काम पर फोकस करें। वंदिता ताई ने जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी है उसे हम बखूबी निभाए। उसके बाद हम लोग शादी के लिए सोचेंगे, कहते हुए वे दोनों डिनर करके वहां से वापस आए।